आज देखेंगे पूर्णांक, है ना? पूर्णांक देखते हैं और इसका जो प्रथम कालखंड है पूर्णांक का, इसके पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं, हैं हम प्राकृत संख्याएं इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो गणना के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसी संख्या जिसे गणना में प्रयोग किया जाता है वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और इसमें जैसे एक से प्रारंभ होता है ना, शून्य सम्मिलित नहीं होता, एक से लेकर 1 2 3 और जितने भी संख्याएं हैं, है ना, डेश डेश करके तात्पर्य है असंख्य, मतलब बहुत सारा संख्याएं हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है, 100 200 500 जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, शून्य को छोड़ा गया है ना, 1 से स्टार्ट है, और जितने भी संख्याएं हैं ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको n से दर्शाते हैं, कैपिटल N से दर्शाते हैं। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में एक शून्य जो है, प्राकृत संख्या जो रहता है उसमें शून्य को और सम्मिलित कर देते हैं, मतलब केवल एक अंक और बढ़ जाता है। प्राकृत संख्याएं जो है कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4, है ना, जितने भी संख्याएं गणना में हम प्रयोग करते हैं सभी प्राकृत संख्याएं हैं, उसमें हम शून्य को सम्मिलित कर दें, केवल शून्य को, तो वह बन जाती है पूर्ण संख्याएं, है ना, कंप्लीट, तभी कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। तो केवल एक परिवर्तन हुआ है, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है और पूर्ण संख्या में उसी प्राकृत संख्या में अगर शून्य को भी साथ रख दें, ये देखिए इस प्रकार से इसको W से दर्शाते हैं। W बराबर, ये जो वर्गाकार कोष्टक में इस प्रकार से लिखा गया है 0 1 2 3 और ये डैश डैश बताता है आगे और बढ़ाते जाइए, अर्थात ये दोनों में स्पष्ट है ऋणात्मक संख्या नहीं ली गई है। पहले में तो शून्य भी नहीं लिया गया है प्राकृत संख्याओं में, केवल धनात्मक संख्याएं जिसको हम गणना में प्रयोग करते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याओं में शून्य और सम्मिलित हो गया है ना, प्राकृत संख्याओं में क्या सम्मिलित हो गया है? शून्य, तो वह बन जाता है पूर्ण संख्याएं। अब आता है पूर्णांक संख्याएं, देखिए है ना, अलग अलग है, जिसका आज हमारा टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अलग अलग पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक आप लोग सुने होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ऐसा बोलते हैं, अर्थात ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या सभी को अगर मिला दिया जाए तो यह कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक का मतलब है वो पूर्ण अंक रहता है, दशमलव में या बटा में नहीं मिलेगा, वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं, चाहे ऋणात्मक रहे, चाहे धनात्मक रहे, चाहे शून्य रहे, ठीक है। चंद्रवंशी सर जी नमस्कार। सर जी, आदरणीय चंद्रवंशी सर जी नमस्कार। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आप इसमें समझ सकते हैं, इस चित्र से, इस चित्र के माध्यम से आप आरेख के, है ना, जो बनाए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। वृत्त में हम एक दर्शाए हैं प्राकृत संख्याएं, है ना, प्राकृत संख्याएं n है, n को 1 2 3, है ना। अब देखिए प्राकृत संख्या n है, उसके ऊपर में जो दर्शाया है ये वाला लाइन, ये W है ना, ये सेकंड वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये W है। W का मतलब है पूर्ण संख्या है, किसको किससे दर्शाते हैं? W से, और पूर्णांक को I से दर्शाते हैं, ठीक है, पूर्णांक को I से दर्शाते हैं। और ये देखिए प्राकृत संख्या के बाहर में जो सर्कल बनाया है वह पूर्ण संख्या को दर्शाता है। तो केवल एक और चीज जोड़ दिया गया है, उसमें क्या जोड़ा है? शून्य। 1 2 3 4 तो आ ही रहा है ना। ये देखिए ये बड़ा वृत्त के अंदर में तो एक छोटा वृत्त आएगा ही, मतलब तात्पर्य है बड़ा वृत्त जब लेते हैं तो जो छोटा में है ना, वो तो लेंगे ही उसको साथ में। 1 2 3 आएगा ही, उसके साथ क्या और आ गया है? शून्य आ गया है। और 1 2 3 ही नहीं है, 1 2 3 के बाद डैश डैश लगा है, मतलब वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाहर में आई से दर्शाए हैं, बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो वृत्त बनाया है उसको आई से दर्शाए हैं। आई के अंदर में W और N है, अर्थात पूर्णांक के अंदर में पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, अर्थात जितने भी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या है वे सभी पूर्णांक है। इसका तात्पर्य है
जितने भी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि वृत्त बता रहा है कि पूर्णांक के अंदर में ही पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो जितने भी आप प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे या पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे वो सभी क्या है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक का मतलब स्पष्ट रूप से है दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, पूरा पूरा अंक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य हो। ठीक है, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये संख्या रेखा कहलाता है। पूरा बता दूं मैं संख्या रेखा के बारे में। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है और दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है। जैसे जैसे हम संख्या रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, मतलब इस प्रकार से बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो मान बढ़ते जाता है, मान बढ़ते जाता है। यदि हम दाईं ओर से बाईं ओर जाएं, है ना, दाएं भाग है ये, इधर दाएं हाथ हो गया, दाईं ओर से बाईं ओर जाएं तो उसका मान जो है घटते जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं 6 से छोटा 5 है ना, शून्य से छोटा ऋण 3 है, ऋण 5 है, ऋण 6 है, क्योंकि शून्य से बाईं ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ऋण 1 बड़ी है किससे, ऋण 10 से। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी बड़ी है, बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, है ना, कौन सी बड़ी है, ऋण 1 बड़ी है कि ऋण 10 बड़ी है। तो जैसे जैसे हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे उसका मान कम होते जाता है, घटते जाता है। ऋण 10 छोटी है किससे, ऋण 1 से। अब देखिए ऋणात्मक संख्या में कुछ अलग रूल्स हो जाता है। जो ज्यादा बड़ी संख्या दिखती है उसका जो मान है वो कम होता है ऋणात्मक में, और यही धनात्मक रहता है तो क्या होता, संख्या रेखा से ही देख सकते हैं हम। देखिए 1 कहां पर है, यहां पर 1 है, ये 1 है, और 10 कहां पर है, यहां पर है। तो जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, है ना, तो उसका मान बढ़ते जाता है। तो 10 बड़ी है किससे, 1 से। ये देखिए चिन्ह बदल गया। ठीक है, ऋण 10 छोटी है ऋण 1 से और 10 बड़ी है 1 से। तो कई बार हमको डाउट होता है ना कि कौन सी बड़ी होगी छोटी होगी, क्यों छोटी या बड़ी होगी। आपको अगर पूछा जाए ऋण 10 क्यों छोटी है ऋण 1 से, तो स्पष्ट रूप से संख्या रेखा बना दीजिए। संख्या रेखा इसी को मानक रखकर जो गणना जो है प्रयुक्त किया गया है, संख्या रेखा से आप स्पष्ट रूप से पता कर लेते हैं कि ऋण 1 पहली आती है शून्य से, तो उसके नजदीक है तो वो बड़ी होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे उसका मान जो है वो घटते जाता है। ठीक है, यदि 2 ऋणात्मक संख्याएं आ जाए तो क्या होगा उसका मान। अगर उसको योगफल कर रहे हैं, 2 ऋणात्मक संख्या अगर आ जाए तो उसका मान क्या होगा। ये जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक का योगफल आ रहा है तो धनात्मक ही रहेगा, 2 ऋणात्मक आ गया तो उसका योग भी ऋणात्मक होगा। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं, 10 और धन 21 लिख दिए तो दोनों धनात्मक है ना। 10 का चिन्ह कौन सा है, धन चिन्ह है ना, धनात्मक चिन्ह है, और 21 का भी धनात्मक चिन्ह है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। 10 और 21 को जोड़ेंगे तो धनात्मक, दोनों धनात्मक है तो उसका पूर्णांक जो आएगा वो भी धनात्मक में है। अब दोनों ऋणात्मक ले लेते हैं, जैसे ऋण 15 ऋण 7 ले लिए, दोनों ऋणात्मक है, तब भी इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसका चिन्ह भी वही रहेगा, है ना। देखिए दोनों धनात्मक है, धन चिन्ह है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह शो नहीं हो रहा है, मतलब धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर 15 और 7 है ना, दोनों ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक रहेगा, और 15 7 हो जाएगा 22 हो जाएगा, 15 और 7 हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, योग किए हैं हम 2 धनात्मक संख्याओं का तो वो धनात्मक में मान आता है, 2 ऋणात्मक संख्याओं का किए तो ऋणात्मक में आता है, और तीसरा 1 ऋणात्मक और 1 धनात्मक हो जाए तब क्या होगा। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ये देखिए क्या होगा, 2 ऋणात्मक, 1 ऋणात्मक है और 1 धनात्मक है तो घटा देते हैं, है ना। पहले तो घटा दीजिए, जो भी बड़ी संख्या है छोटी संख्या को उसमें घटा दीजिए,
15 में 7 को घटा देते हैं 8 आता है, 15 में 7 को घटाते हैं 8 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ऋणात्मक धनात्मक, ये धनात्मक ऋणात्मक है ना। 15 का चिन्ह क्या है, कौन सी संख्या है? 15 धनात्मक पूर्णांक है, 7 ऋणात्मक पूर्णांक है ना। अलग अलग चिन्ह है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, यहाँ भी ऋण और धन है, यहाँ भी धन और ऋण है, घटा दिए तो दोनों में 8 आ गया। अब चिन्ह का प्रश्न उठता है, कौन सा चिन्ह लगाएं? ठीक है, तो जो बड़ी होती है परिमाण में, 15 बड़ी है 7 से, 15 का चिन्ह क्या है? ऋण है, इसलिए यहाँ पर ऋण आएगा। यहाँ पर 15 भी, यहाँ भी बड़ी है, तो 15 का चिन्ह धन है, तो ऑलरेडी धन यहाँ पर रहता है, लिखने की जरूरत नहीं रहता है ना, धनात्मक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अर्थात समान चिन्ह वाला अगर संख्या अगर आ जाए तो उसको हम जोड़ देते हैं और उसी चिन्ह को लिखते हैं योगफल में। ठीक है, अलग अलग चिन्ह वाला आ गया तो घटा दो, और जो परिमाण में बड़ी है जो संख्या, उसका चिन्ह लिख दो। ठीक है, ये हो गया योगफल का नियम हो गया संक्षिप्त में। अब हम गुणा का देखते हैं। तो गुणा में आप देखते होंगे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण गुणा के लिए है, जैसे ऋण 5 गुणा ऋण 7, दोनों ऋणात्मक है, तब भी इसका मान धनात्मक आएगा। देखिए यहां पर चेंज हो रहा है, 5 7 35, गुणा है तो गुणा करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि गुणा का चिन्ह है। तो 5 7 35 लिखे हैं, उसके बाद ये धनात्मक है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लिखे हैं तो धनात्मक है। देखिए गुणा में अलग प्रोसेस है, दो ऋणात्मक संख्याओं का या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब गुणा करते हैं तो उसका मान जो है वो धनात्मक पूर्णांक आता है। या दो धनात्मक, ये देखिए इस प्रकार से भी हम गुणा करते हैं। ये देखिए दोनों, ये दोनों ऋण ऋण है, दोनों धन धन है, अभी भी ये 35 ही आएगा। हाँ, कई बार बच्चे लोग धोखे में रहते हैं, ऋण ऋण है तो धन कह देंगे और धन धन है तो ऋण कह देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। धन धन कभी ऋण नहीं होगा। दोनों ऋणात्मक संख्याएं का जो मान आएगा गुणा करने के बाद वो धनात्मक आता है, और दोनों धनात्मक है तब भी धनात्मक आता है। अलग अलग चिन्ह है तो ऋणात्मक आएगा। अब अलग अलग में, जैसे 1 मिनट में बता रहा हूं, इसी का उदाहरण लेते हैं। 5 गुना 7, 5 7 35, ऋण 35, अलग अलग चिन्ह है, एक ऋण है एक धन है। या बदल दिए 5 गुना ऋण 7, 5 7 35, और यहाँ भी एक ऋण और एक धन है तो ये ऋणात्मक में रहेगा, है ना। ये रूल्स लिखाया जा सकता था, इसको आप लोग जरूर लिखेंगे, है ना। मैं पुनः एक बार बता दूं, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो उसका मान जो आता है जोड़ने के बाद वो भी धनात्मक रहता है। यदि दो ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेगा, है ना। दो ऋणात्मक संख्याओं को जब हम योगफल करते हैं, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेगा और चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। वो योगफल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अलग अलग चिन्ह वाला संख्या आता है तो योगफल जब करते हैं अलग अलग चिन्ह है ना, तो उसको घटा दीजिए। अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, और जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है परिमाण में उसका चिन्ह लिखते हैं। ठीक है, गुणा में एक जैसा चिन्ह वाला है तब धनात्मक आता है। ये देखिए ऋण ऋण है तब भी धनात्मक, धन धन है तब भी धनात्मक, और अलग अलग चिन्ह है तब ऋणात्मक आता है। ठीक है, इसके अलावा हम विभिन्न जैसे नियम पढ़े हैं, संवरक नियम, है ना। पर पूर्णांक में भी देख लेते हैं संवरक नियम क्या होता है ना। संवरक गुणधर्म क्या होता है? संवरक गुणधर्म होता है दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तब भी उसका जो मान आएगा वो पूर्णांक ही आता है। दो पूर्णांक को आप जोड़ो या घटाओ तो उसका जो उत्तर आएगा वो भी पूर्णांक होता है, मतलब एक टाइप का होता है। अलग बदला क्या? नहीं बदला, दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक को हम जोड़ दिए तो क्या आया? पूर्णांक आया। जब पूर्णांक को घटा दिए तब भी क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। ये संवरक गुणधर्म कहलाता है। योज्य तत्समक, संक्षिप्त में देख लेते हैं, योज्य है ना, जोड़ वाला, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। योज्य तत्समक में शून्य आता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको कोई पूर्णांक में हम जोड़ें तो उसका मान नहीं बदलता? जैसे ये देखिए इसका उदाहरण, हम
5 में शून्य को जोड़ दिए तो कितना आया? 5 आया। 5 जो था उसमें शून्य जोड़ने पर मान बदला क्या? नहीं बदला। तो योज्य तत्समक कहलाता है शून्य। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। अब योज्य प्रतिलोम क्या है? किसी संख्या जो दिया गया है, कोई पूर्णांक दिया गया है, उसके चिन्ह में परिवर्तन करके उसको जोड़ते हैं ताकि उसका मान शून्य आ जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ ऋण 10, तो ऋण 10 का उल्टा क्या होगा? धन 10। जो देखिए अलग अलग चिन्ह है, अभी बताया मैं, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दो, 10 में 10 घटाएंगे क्या आएगा? शून्य आएगा। तो आपको पूछा जाए ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो धन 10 होगा। ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिखा यहाँ पर 9 को लिखा, 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 9 का मतलब क्या हो गया? धन 9 हुआ ना, केवल 9 बोलने से हो गया धनात्मक 9। इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 9 होगा। 9 में 9 घटेगा तो कितना जाएगा? शून्य आ जाएगा। मतलब देखिए योज्य प्रतिलोम निकालना किसी संख्या का बहुत आसान होता है, केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं। किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो केवल उसके चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं और उसमें जोड़ते हैं, तो उसका मान क्या आता है? शून्य आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। और योज्य तत्समक क्या है? शून्य। ठीक है। और योज्य तत्समक में क्या होता है? किसी संख्या में शून्य को जोड़े तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता और शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। चलिए हम प्रश्नावली में चलते हैं। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। ठीक है। इसमें पहला नंबर है संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। और संख्या रेखा के बारे में मैं पुनः पहले से बता दिया हूं, है ना। संख्या रेखा को जब हम दर्शाते हैं तो एक क्षैतिज अक्ष में इसको प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज रेखा है ना। क्षैतिज मतलब आड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। ठीक है। जिसमें मध्य में जो रहता है शून्य रहता है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। जितने भी संख्या हम गणना में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 से लेकर जितने भी संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। और यदि उसी प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य सबको एक साथ रखें तो वह पूर्णांक कहलाती है। अर्थात जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक है, क्योंकि वो उसी के अंदर में आ जाता है। ठीक है। ये इससे सर्कल से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। ठीक है। तो पहला है संख्या रेखा में दर्शाने के लिए 2 धन ऋण 4। देखिए संख्या रेखा में हम किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले तो आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है। इसके मध्य में आप शून्य लिख दीजिए। अब इस 1 2 इस प्रकार से बांट दीजिए, 3 4 5 6 7 8। मतलब देखिए प्रश्न के ऊपर कि कितना यहाँ पर आंकड़ा प्रदर्शित करना है। छोटा है 2 और ऋण 4 तक जो कवर हुआ है तो ऋण 4 तो वापस आने का है, मतलब वो कम तक भी कवर होगा उससे। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं कहाँ तक का लगभग लिखना है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ इसको हम फिक्स 10 तक लिखें कि 8 तक लिखें, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर देखना है प्रश्न को कि कहाँ तक उसकी आवश्यकता हो रही है। ठीक है, उसके आधार पर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें धनात्मक को प्रदर्शित कर ले, है ना। अगर धनात्मक और ऋणात्मक दिया है तो दोनों ऋणात्मक है तो एक ही दिशा में जाएगा और उस दिशा सहित आ जाता है। धनात्मक है तो धनात्मक दिशा में जाएगी, ऋणात्मक है तो वापस आएगी। ठीक है, ऋण दिशा में हो जाएगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं धनात्मक को। 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है धन 2, है ना। जब भी हम धनात्मक संख्या को प्रारंभ में लिखते हैं तो उसके चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होती। धन 2 नहीं लिखते, वो धनात्मक माना जाता है। तो 2 की स्थिति बताना है संख्या रेखा में, तो 2 कहां पर है? ये 2 है। तो 2 को हम जब भी मेजरमेंट किसी माप लेते हैं तो शून्य को आधार माप कर लेते हैं। शून्य जो है बीच है,
बीच से है ना, यहां से हम 2 स्थान गए। ये देखिए इस प्रकार से बीच में एरो का चिन्ह बनाइए। ये देखिए किस प्रकार से बनाना है। शून्य से हम कहा गए, 2 गए। कौन सी दिशा में गए, धनात्मक। और गए करके आगे बढ़ रहा है। देखो तीर का जो निशान है ये बता रहा है हम आगे गए। और ऊपर में लिख दीजिए धन 2। जरूर यहाँ धन नहीं लिखा है ना, लेकिन धनात्मक चिन्ह है ये। तो धन 2 ये बताता है हम शून्य से 1 2 स्थान जो है वो आगे चले गए संख्या रेखा में। ठीक है, अब हमारी स्थिति कहां पर हो गई, हम कहां पहुंच गए, शून्य से 2 में, है ना, 2 में पहुंच गए। अब 2 के बाद ऋण 4 मतलब है उल्टे दिशा में, जिधर जा रहे हैं उसको उल्टा हो जाएगा, है ना? मतलब इधर ऋणात्मक दिशा में कहें, ऋणात्मक दिशा में बाईं ओर ऋण 4 मतलब 4 स्थान पीछे आना है, आगे नहीं जाना है, पीछे। तो कितने स्थान, 4 स्थान। और कहां पर है हमारी पोजीशन, अभी स्थिति 2 में पहुंच गए हैं, अभी शून्य में नहीं है, इसको शून्य से नहीं लेंगे। जहां हम पहुंचे हैं 2 में पहुंचे हैं, 2 से 4 स्थान देखिए यहां पर है हम लोग 2 में, 1 2 3 4। ये देखिए 2 से कहां तक आए हम लोग, ऋण 2। ये इस प्रकार से बीच में तीर का चिन्ह लगाएंगे। हम चूंकि वापस हो रहे हैं 2 से ऋण 2 तक आ रहे हैं, और वो भी कितने स्थान वापस हुए, 4 स्थान, है ना। तो 2 से हम ऋण 2 आए, और लास्ट में जो एरो आता है ना, जो तीर, हम जहां हम हमारा लास्ट होता है, एंडिंग होता है, अभी हम कहां पहुंचे, ऋण 2 में। कहां पहुंचे, ऋण 2 में। तो यही इसका उत्तर है। तो यहां लिखेंगे संख्या रेखा से स्पष्ट है, संख्या रेखा से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, 2 धन ऋण 4, है ना। ये अगर दोनों चिन्ह आ जाए धनात्मक और ऋणात्मक, तो इसका वैल्यू जो है 2 ऋण 4 के बराबर होता है, इंप्लाइज करके लिख सकते हैं 2। ये देखिए धन और ऋण दोनों चिन्ह आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा, है ना। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्यांक जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, वो ऋणात्मक आता है। तो 2 ऋण 4 है, जिसका मान कितना आया, ऋण 2। ये कहां प्राप्त हो रहा है, एरो से। ये देखो संख्या रेखा से प्रदर्शित हो रहा है। पहले हम 2 स्थान गए, 2 के बाद 4 स्थान, ये देखिए ऋणात्मक चिन्ह बताता है 4 स्थान हम ऋण के दिशा में आए। तो 2 के बाद 1 2 3 4, और कहां पहुंच गए, ऋण 2 में। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋण 2। 2 में 4 ऋण 4 अर्थात 4 घटाने, ऋण 4 घटाने पर, या 4 घटाने पर कहेंगे, है ना, कितना आता है, ऋण 2 आता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको डाउट भी नहीं होगा। आप लोग ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा डाउट रहता है, घटाएं तो कौन सा चिन्ह लिखें, धन लिखें कि ऋण लिखें, है ना। तो यहाँ संख्या रेखा से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है, लास्ट में कहां पर आ रहा है, ऋण 2 में। तो इसका उत्तर रहेगा ऋण 2। 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2। इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ऋण 3 धन 5, है ना, ऋण 3 धन 5। इसी का हम प्रयोग कर लेंगे, है ना। दूसरा नंबर है ऋण 3 धन 5, ठीक है। इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं भी है, धनात्मक भी है। चाहे तो आप ऋणात्मक में भी पहले आ सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ ऋणात्मक में आने के बाद यहाँ से धनात्मक जा सकते हैं। अब जिस तरीके से इसको बनाना चाहें, है ना। पहले ऋणात्मक आ जाइए, उसके बाद धनात्मक चले जाइए, ये भी ठीक है। या ज्यादा अच्छा ये लगता है कि पहले धनात्मक को लिख लो आप, है ना। धन 5 है तो पहले 5 स्थान में चले जाओ, धनात्मक दिशा में, है ना। शून्य से हम कौन सी दिशा में चले जाते हैं, धनात्मक। इसको 2 तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। शून्य से कहां चले गए हम, धन 5, ठीक है। शून्य से, ये देखिए धन 5 लिखा है ना, मतलब क्या बता रहा है, हम धनात्मक दिशा में 5 स्थान जाएंगे। उसके बाद ऋण 3 बता रहा है 3 स्थान बाईं ओर आना है, ऋणात्मक दिशा में आना है ना। तो 5 के बाद 1 2 3, कितने स्थान, 3 स्थान। 5 के बाद कहां पर आ गए, देखिए ना, 1 2 3, मतलब 2 में आ गए,
सीधे सीधे। और देखिए ये एरो से हम बताएंगे ऋण 3 है ना, इसको जरूर लिखिए। ये धन 5 है तो हम कौन सी संक्रिया किए हैं, ऋण 3 किए हैं, और उत्तर क्या गया 2। संख्या रेखा से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, ऋण 3 धन 5 बराबर कितना प्राप्त हुआ, ये कहां पर गया 2 में गया। ये देखिए अभी धनात्मक मान है 2। इसको दो तरह से बना जा सकते हैं। ऋण 3 को भी पहले लिख सकते हैं हम, ऋण 3 में आ गए, उसके बाद 5 स्थान जाना है तो 1 2 3 4 5, यहां पर भी हम 2 में ही आएंगे। ठीक है, 2 तरीके से बनाने का है इसका। अब देखिए हम जो नियम बताया हूं उस पर जाते हैं, उसी नियम को इसमें पुष्टि कर रहे हैं। यदि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्याएं आ जाए, इसके जस्ट पहले मैं बताया हूं प्रारंभ में, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं जब आ जाती है तो संख्याओं को हम घटा देते हैं। 5 में कितना घटाएंगे, 3 घटाते हैं, और जो बड़ी होती है परिमाण में उसका चिन्ह लिखा जाता है। 5 बड़ी है 3 से, इसलिए 5 का चिन्ह लिखे हैं हम धन। यहाँ पर चिन्ह नहीं लिखा गया है, मतलब वो धनात्मक है। तो संख्या रेखा से स्पष्ट जो है ये प्रदर्शित होता है। ये नियम की जो उत्पत्ति है वो कहां से हो रही है, संख्या रेखा से। ठीक है, जो हम नियम बोल देते हैं ना, एक संख्या ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख दो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो नियम कहां से बन रहा है, कहां से क्लियर हो रहा है, वो संख्या रेखा पथ से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, क्यों, अगर पूछा जाए क्यों हम घटा दें और क्यों धनात्मक लिखें, ये पूछा जाए तब क्या बताएंगे, तब संख्या रेखा में आप प्रदर्शित करके बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर है ना, हम 5 स्थान आगे गए, फिर ऋण 3 है तो 3 स्थान पीछे आ गए, तो कहां पर आ गए हम, 2 में आ गए। वो भी कौन सा 2 है, धनात्मक। यहाँ भी एक और 2 है लेकिन ये ऋणात्मक 2 है। ठीक है, तो ये संख्या रेखा की स्थिति है। चलिए अगला देखते हैं, ऋण 3 धन ऋण 6 धन ऋण 3। ठीक है, अगला है, दोनों ऋणात्मक दिया गया है यहाँ पर। ऋण 6 ब्रैकेट में लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर दो दो चिन्ह है। ये देखिए ना, ऋण, ये धन और ऋण दोनों चिन्हों को एक साथ हम ओपन रूप से नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना पड़ जाता है। तो ऋण 6 और धन ऋण 3 है, अर्थात इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसको एक बार आप और हल कर सकते हैं। ये देखिए ऋण 6 तो है अपने जगह में, धन और ऋण 3 आ जाए, गुणा जब करते हैं ब्रैकेट के जस्ट बाहर है ना, गुणा होता है, कोई संख्या लिखें तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या होता है, गुणा होता है। धनात्मक और ऋणात्मक अगर चिन्ह आ जाए उसका मल्टीपल करेंगे तो वो ऋणात्मक में मान होता है। इसके पहले बताया जा चुका है। दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक लिखो, दोनों धनात्मक है तब धनात्मक लिखो। ठीक है, और अलग अलग चिन्ह है तो ऋणात्मक, धन और ऋण क्या आएगा, ऋण आएगा। ये देखिए एक अक्षर में इस प्रकार से दिखा रहा है, ऋण 6 ऋण 3। ठीक है, अब हम जानते हैं दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो ये योगफल होगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 3 9 आएगा, और उसी चिन्ह को लिखते हैं, ऋण 9 आएगा। इसको हम संख्या रेखा से क्लियर कर ले, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम कहा जाएंगे, ऋण 6 शून्य से 6 स्थान हम कहा चले जाएंगे, ऋणात्मक दिशा में चले जाएंगे, ऋण 6 ऋण 7। देखिए जरूरत के आधार पे आप इसको बनाइए संख्या रेखा को। जैसे हमने अभी यहाँ पर ऋण 6 नहीं था और जबकि जरूरत पड़ रहा है ऋण 6 है ना, तो शून्य से कहाँ आएंगे हम, देखिए ऊपर भी आप दर्शा सकते हैं, ऐसा नहीं है नियम कि ऋणात्मक को हम नीचे ही दर्शाएं, है ना, सुविधा की दृष्टि से, ताकि आपको डाउट ना हो, आप लोग अच्छे से समझ जाए, इसके लिए हम शून्य से लेकर 6 स्थान तक आए, ऋण 6 ऋणात्मक दिशा में, मतलब वापस। ठीक है, शून्य से किधर आए, 6 स्थान पीछे आ गए। तो और एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह बताता है हम इस दिशा में आए हैं। कितने स्थान आए, ऋण 6, उसको जरूर लिखिए। अरे यार ये तो कम ही पड़ेगा जी, ऋण 6 फिर उसके बाद इसी में और ऋण 3 है ना। तो ये हमारा ग्राफ जो है यहाँ पर थोड़ा सा कवर और करना पड़ेगा, आप लोग देखिए इसको, है ना, इसकी जरूरत, ये संख्याएं हो गई है इधर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर कवर करते हैं, है ना। दोनों ऋणात्मक है, दिशा एक ही रहेगा ना, दिशा नहीं बदल रहा है। ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10 तक लिख लेते हैं। ये देखिए
क्यों? क्योंकि अभी भी ऋण 3 बताता है उसी दिशा में जाना है, ऋणात्मक दिशा में जाना है। पहले 6 स्थान आए, उसके बाद 3 स्थान जाएंगे, कहाँ होगा? ये देखिए 6 के बाद 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर कौन सी कितने स्थान आए? ऋण 3, है ना? यहाँ पर जरूर बताएंगे, बीच में एरो बताइए किधर जा रहे हो आप, है ना? ये देखिए 0 से हम 6 तक आए, तो इधर दिशा इधर आ गया, इस दिशा में चले, और कितने आया, कितना मान आया? ऋण 6। फिर उसी दिशा में और ऋण 3, अर्थात 3 स्थान और आगे बढ़ गए इसी दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। तो ये देखिए 6 के बाद 1 2 3, इस प्रकार से काउंट करना है। शुरू में 0 से रहता है तो हम स्पष्ट रूप से डायरेक्ट देख लेते हैं, ऋण 6 यहाँ पर है, लेकिन इधर काउंट कीजिए 1 2 3, तो ऋण कितना आ गया? 9। ये देखिए संख्या रेखा से स्पष्ट है कि ऋण 6 ऋण 3 बराबर ऋण 9। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उसको जोड़ दीजिए और उसी चिन्ह को लिखिए। दो ऋणात्मक संख्याओं का जब योग करते हैं तो उसका मान भी ऋणात्मक आता है और उसको हम जोड़ते हैं, है ना? योग होगा, ये समझिए आप लोग। तो ये भी कहां से स्पष्ट हुआ? संख्या रेखा से, है ना? इसकी नियम की उत्पत्ति कहां से हो रही है? संख्या रेखा से हो रही है। चलिए आगे, तो इसी प्रकार आप अन्य को बना लेंगे। हम एक आप 3 वाला देख लेते हैं, है ना? 3 अंक वाला, किस प्रकार से 3 अंकों का हम हल करते हैं। एक आप और देखेंगे शून्य वाला है, तो शून्य जहां पर लिखा है तो शून्य को हटा देंगे, उसको छोड़कर शून्य से कुछ स्थान परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तो जो दिया है उसके अलावा उस स्थान में आप जाइए। जैसे मैं देखता हूं यहाँ पर 4 ऋण 3 धन ऋण 5, एक दिया है 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा सरल कर लीजिए। 4, है ना? धन और ऋण आए हैं तो ऋण आ जाएगा, और यहाँ भी धन और ऋण है तो ऋण आएगा। ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। या नहीं भी करेंगे तब भी ऋण 3 स्थान, मतलब ये ऋणात्मक दिशा में जाएगा दोनों, और एक धनात्मक में जाएगा, है ना? तो पहले हम शून्य से कितने स्थान आगे जाएंगे? 4 स्थान आगे जाएंगे, है ना? शून्य से हम 4 स्थान आगे गए। ये देखिए धनात्मक दिशा में, यहाँ धन 4 जरूर लिखिए, क्योंकि 4 का मतलब है धन 4 है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ऋण 3 स्थान वापस आना है। 1 2 3, 4 से हम 3 स्थान आए, तो ऋण 3 को जरूर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 5 स्थान और वापस आना है। ऋण चिन्ह जो है वापस को बताता है। आप अच्छा है, ज्यादा अच्छा है कि अक्षर के नीचे लिख दो ऋणात्मक को, समझने के लिए, है ना? सुविधा की दृष्टि से। अगर हम ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर इसी में बन जाएगा, अंदर में, है ना? यहाँ पर बन जाएगा तो थोड़ा से उसमें डबल डबल दिखाई जाएगा, आई थिंक समझ में नहीं आता। चाहे ऊपर भी लिख सकते हो आप, कोई ऐसा नियम, स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि नीचे लिखा जाए, है ना? नियम ये है कि कैसे भी आप बनाओ लेकिन उसको सही परिभाषित करो, है ना? मान आना चाहिए। अब देखिए ऋण 5, 1 में है हम लोग, 5 स्थान जाना है, तो 1 2 3 4 5, है ना? ये शून्य सहित सबको गिनना है, ये यहाँ पर आ गए। ये है ऋण 5 स्थान। तो उत्तर क्या आ गया? ऋण 4। इसका जो मान आया है वो ऋण 4 आ रहा है ना? संख्या रेखा से स्पष्ट है कि 4 ऋण 3 ऋण 5 बराबर ऋण 4। अब देखो इतना बड़ा जो 3 अंक का भी एकदम आसान ढंग से हम इसमें समझ गए हैं संख्या रेखा में। अब देख लीजिए इसको हल कैसे करेंगे। समान चिन्ह वाले को जोड़ लो। ऋण 3 और ऋण 5 कितना हो गया? ऋण 8। कितना हो गया? ऋण 8। 4 ऋण 8 अलग अलग चिन्ह है, एक 4 धनात्मक है, ऋण 8 मतलब एक ऋणात्मक है, अलग अलग है तो घटा दो। 8 में 4 घटाए 4 आया, और जो बड़ी है परिमाण में 8 बड़ी है तो उसका चिन्ह क्या था? ऋण, तो ऋण 4। ये देखिए इस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा में, ठीक है? और शून्य है, जैसे शून्य धन ऋण 5 है, तब क्या करेंगे? तो शून्य का कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? शून्य मतलब कुछ भी जाना नहीं है इधर उधर, तो शून्य को छोड़ दीजिए आप। और ऋण 5 है तो डायरेक्ट यहां से ऐसे आए और ऋण 5 में ले गए सीधे, या ऊपर से भी ले गए तो ऋण 5 में, है ना? एक थाने बनाना बस। शून्य अगर दिया है, 2 है शून्य समेत, तो एक बनेगा, एक एरो बनेगा, एक दिशा वाला। शून्य का कोई स्थान परिवर्तन होगा ही नहीं, है ना? तो बनाने की उसकी जरूरत नहीं है। तो अगला है योगफल ज्ञात कीजिए।
इसको भी, तो ये हो गया अपना संख्या रेखा, है ना। अब अगला है योगफल ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे एक आसान सा प्रश्न दे दिया है, दूसरा नंबर। योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें है 1531 और कामा करके लिखा है ऋण 503। देखिए, हम कभी कभी ये समझते हैं योगफल का मतलब जो है केवल जोड़ने से संबंध हो जाता है ना। योगफल जरूर जोड़ना है, लेकिन वो चिन्ह बताता है कि उस संख्या का चिन्ह क्या है, उसके आधार पे वो जो जोड़ना है या घटाना है वो लास्ट में कंफर्म होता है। पहले तो जोड़ना है योगफल, इसलिए हम बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे, लेकिन लास्ट में ये चिन्ह जो है बताता है कि जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो देखिए योगफल को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। 1531, ये देखिए योगफल को धन चिन्ह से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है, धन। अब चूंकि ये दो चिन्ह है ना, देखिए धन है और ये ऋण है, तो सीधे सीधे दूसरे अंक को नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो दो चिन्ह वहां पर आ रहा है, धन और ऋण, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे 503, ठीक है। अब एक बार, अच्छा ये इसका चिन्ह ऋण है ना, 503 का चिन्ह क्या है, ऋण, इसीलिए तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं अलग अलग चिन्ह है करके। अब उस नियम में जाइए, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याएं हैं, है ना, ब्रैकेट के जस्ट बाहर, है ना, गुणा होता है चिन्हों का, है ना, गुणा होता है, तो क्या आएगा, ऋणात्मक 1531 ऋण 503। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा, है ना। घटा दिए, 1531 में 503 घटाए, 31 में 3 घटाए 28 आ गया, है ना, तो 1028 आएगा, ठीक है। और 1028 तो आएगा, लेकिन कौन सा चिन्ह रहेगा, धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करें, है ना। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे हम, धनात्मक, है ना, जो कि बड़ी संख्या है। अगर दो प्रकार की चिन्ह दिया गया है ना, दो हम संख्याएं ले रहे हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, तो उसको घटा दीजिए और जिसका मान ज्यादा है परिमाण में जिसका मान ज्यादा होता है उसी का चिन्ह लिखिए। तो धन चिन्ह को यहाँ पर अगर एक लिखते हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया संख्या है वो धनात्मक है, ठीक है। तो ये इसका योगफल हो गया, बहुत आसान है योगफल। एक आधा और उदाहरण ले लेते हैं। ऋण 55 ऋण 211, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऋण 55 ऋण 211, ठीक है, इसका योगफल करना है हल। योगफल जो है धन चिन्ह तो प्रदर्शित हम करेंगे, है ना, ये इस प्रकार से प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि ये माइनस है पहले से, है ना, यहाँ पर ऋणात्मक है तो यहाँ भी हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो -1 तो लेते ही है ना, +1, 1 से उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आता है माइनस आ जाता है ना। धन और ऋण का जब गुना होगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का, तो ऋणात्मक वैल्यू आता है और 211। अब देखिए यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है ना। संख्या रेखा का भी एक कल्पना कर सकते हैं आप लोग। ऋणात्मक है तो हम किस दिशा में जाएंगे, दोनों ऋणात्मक है तो दोनों बार हम ऋण दिशा में जाएंगे, तो धनात्मक मान तो आएगा ही नहीं, है ना। तो दोनों ऋणात्मक है, एक जैसा अगर चिन्ह रहता है, सजातीय चिन्ह है, चिन्ह समान है, तो जरूर उसको जोड़ लीजिए, चाहे वो धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे, तो जोड़ लेते हैं तो कितना जाता है, 255 में 11 जोड़े 66, 266। और चिन्ह क्या रहेगा, क्या रहेगा चिन्ह, हाँ ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, उसका मान भी जोड़ने के बाद ऋणात्मक आएगा। और संख्या रेखा का कल्पना करो आप, पहले हम ऋण 55 मतलब 55 स्थान गए शून्य से, फिर उसी दिशा में 211 स्थान और गए, तो ऋणात्मक मान तो आ ही रहा है ना, वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए ये हो गया योगफल। अब अगला है, इसमें बड़ा और छोटा को पहचानना है, ये सब दिया गया है बहुत सारा, देख लेते हैं। कुछ मिनट है हमारे पास, 3 मिनट है, ताकि अगला कालखंड में और कुछ प्रश्न बन जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा इसको आप लोग बताएंगे। ऋण 28 धन 25, ये ब्लैंक है, और यहाँ है ऋण 25
धन 28। कौन सी बड़ी होगी, या बराबर है कि बड़ी है, कौन सी है, इसको आप बताएंगे यहाँ पर। तो पहले तो ये देख लें, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है घटेगा, दोनों में हम घटाएंगे, है ना। आप एक कल्पना करके भी देख सकते हो, अब ऋणात्मक दिशा में आप 28 स्थान आगे चले गए हो और 25 स्थान वापस आओगे तो ऋणात्मक ही रहेगा। और इसमें देखो, धनात्मक दिशा में अगर 28 स्थान आगे गए हो, 25 स्थान वापस आ रहे हो, तब भी धनात्मक रहेगा। तो ये धनात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक आ रहा है। और धनात्मक मान, धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता है, ये भी पता कर सकते हैं। या हल कर लीजिए, अलग अलग चिन्ह है, घटा लीजिए। 28 में 25 घटाए कितना आया, 3 आया। और जो परिमाण में ज्यादा है, 28 ज्यादा है, तो उसका चिन्ह क्या है, उसे चिन्ह को लिखिए, है ना, ऋण रहेगा, है ना। अब ये ब्लैंक कर देते हैं, ये भी अलग अलग चिन्ह है, घटेगा। 28 में 25 घटेगा, कितना आएगा, 3 आएगा। परिमाण में बड़ा 28 है, 28 धनात्मक है, क्योंकि ये भी धनात्मक है। तो कौन सी बड़ी हुई, हर प्रत्येक धनात्मक संख्याएं जो है वो बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या। धन वाला, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो ये इज -3 इज लेस देन 3, या 3 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। ऋण 3 छोटी है 3 से, या 3 बड़ी है ऋण 3 से। इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, तो ये बना लेंगे। इसी प्रकार अगर गुणा का है, तो गुणा का देखते हैं एक उदाहरण। ऋण 4 गुना 3 है, ऋण 4 गुना 3 गुना ऋण 1, और यहाँ ब्लैंक दे दिया है। अगला दिया है ऋण 6 गुना ऋण 4 गुना 1, है ना। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, आप देखना। अगर हम विभिन्न पूर्णांकों को हम गुणा कर रहे हैं, तो ये देखना, ऋण चिन्ह वाला जो है, अगर सम बार आता है, ऋणात्मक संख्या है सम बार, सम